बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान हैं जो जापान की रहने वाली हैं। 1992 में भारत आई थी और उसके बाद उन्होंने हिंदी की पढ़ाई शुरू की और उन्होंने हिंदी में यहाँ से बीए किया, भारत में रह के दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, और उसके बाद उन्होंने हिंदी में ही पीएचडी किया। और उसके बाद ये सिलसिला यहीं पर रुका नहीं, उन्होंने जापानी से कई पुस्तकों का अनुवाद किया हिंदी में, और खास करके ये विश्व शांति के लिए जो एक लेखन है जिसके माध्यम से दुनिया को एक मैसेज देना, क्योंकि ये जापान की रहने वाली है और जापान को आप हिरोशिमा और नागासाकी के दो बड़े दुर्घटनाओं के लिए जानते हैं। जब भी दुनिया में युद्ध कहीं लिखा जाएगा तो उसके अंदर से हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु का ताप आपको निकलता दिखाई देगा। ये उसी जापान से आई हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप तालियां बजाकर अपने इस मेहमान का स्वागत करें। तोमोको किकुची ये इनका नाम है, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। हाँ, तो अब हम इनसे बातचीत शुरू करेंगे। मैं इनके बारे में एक खास बात से, चूंकि मॉडरेटर को ज्यादा मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, मैं परिचय देकर ही इनके हवाले कर दूंगा ये पूरा कार्यक्रम। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि इन्होंने 4 किताबें जापानी से हिंदी में अनुवादित की हैं और उसमें से 3 किताबें युद्ध की विभीषिका पर हैं, जिसमें से एक किताब है हिरोशिमा का दर्द और दूसरी एक किताब है मैं ढूंढ रहा हूं और तीसरी किताब है साकुरा का देश और एक किताब है अंगुलियों का ऑर्केस्ट्रा। और खास बात है कि इन सब में एक परमाणु पीड़ित समाज, एक परमाणु पीड़ित देश के दुखों का वर्णन है। तो स्वागत है आपका तोमोको। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने हिंदी ही क्यों चुना पढ़ने के लिए जब आप भारत आई तो? सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार एंड धन्यवाद। और ये इंडोर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मुझे बुलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बताया, आपने पूछा, मैं हिंदी से पहले मैं जापान में 12वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। जब 10वीं 12वीं कक्षा में थी, मुझे इसका खारा पता नहीं है, भारत बहुत पसंद थी। तो भारत बहुत पसंद थे और भारत में आना चाह रही थी। तो आने के लिए मुझे भाषा तो आना चाहिए, इसलिए हिंदी में सीखना शुरू किया था। बहुत छोटा मैं बता रही हूँ, बहुत लंबी कहानी है। बहुत लंबी कहानी है। असल में तुमको आपके यहाँ पे मौजूद होने से ये एक सूचना मिलती है पढ़ने लिखने वालों को कि भाषा किसी की वसीयत में नहीं है, जो उसे सीखेगा वो उसे बोलेगा। और हम सब दुनिया की सारी भाषाओं को बोलने और सीखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप उसकी उदाहरण हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप तुमको कुछ अपनी किताबों के बारे में बताएं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि लोगों को, चूंकि आपका एक अभियान है कि आप विश्व शांति के लिए, युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए लेखन करती हैं। आपकी जापानी से जितनी भी किताबें अनुवादित हैं वो इसी के लिए हैं। आपने उन्हीं खास किताबों का अनुवाद किया है ना? तो आप मैं हिरोशिमा का दर्द आपकी एक किताब है, मैं चाहूंगा कि वहीं से आप शुरुआत करके कुछ लोगों को बताएं। जो आपका एक अभियान है, उस अभियान को ही यहाँ पर आप जारी रखें और बताएं कि जापान ने क्या झेला और आप किस माध्यम से उस कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहती हैं। जी, ये है मेरा एक, शायद पीपीटी भी आएगा अभी, ये हमारा हिरोशिमा का दर्द करके एक सचित्र पुस्तक है। जब मैंने 2006 में जेएनयू से पीएचडी पूरा की थी, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि तब तक मेरी पूरी हिंदी मुझे आ गई थी। एक तो मैं जापानीज है, जापानी भाषा आती है, जो दोनों भाषा एक इंसान को आती है, तो क्या करना चाहिए, मैंने बहुत सोचा। और मैंने सोचा ये दोनों देश की जो संस्कृति है उसको जोड़ने का मैं कुछ काम करना चाहूँ। ये सोचते सोचते मैंने ये तय किया, जापान में जो भी संस्कृति है
नहीं, जापान में जो भी साहित्य है उसको हिंदी में अनुवाद करके भारत के लोगों को परिचय दे दो। उसके बाद मैंने सोचा विषय क्या करूं। जापानी होने के नाते मुझे क्या बताना चाहिए। हमारा देश एकमात्र देश है इस दुनिया में, हमारे देश में ही आज तक की दुनिया भर के इतिहास में हमारे देश पर ही परमाणु बम गिरा है। और आज से 70 साल पहले की बात है। उस समय परमाणु बम का जो शिकार हुआ है वो आजकल धीरे धीरे चले जा रहे हैं, तो वो बात भी हमें भूलते जा रही हैं। हम इंसान क्या होता है, भूल जाते हैं तो वो फिर दोहराते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं उस हादसे का दोहराव। क्यों? इसको मैं सोचते हुए इसका अनुवाद किया है। ये हिरोशिमा का दर्द है, हिंदी का शीर्षक। जापानी शीर्षक में हिरोशिमा नो फिका। ये 1982 में इसका मूल पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। तब आज तक इस पुस्तक के माध्यम से हमारे देश के बच्चे हिरोशिमा के बारे में और परमाणु बम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है एक 7 साल की जो बेटी है, नेक्स्ट दूसरा लगा दीजिए, ये है आमतौर पर इस कहानी में क्या होता है। 6 अगस्त को जब परमाणु बम गिरा, हिरोशिमा में क्या हुआ था, कैसी दुर्दशा हुई थी, वो पूरी की पूरी उसमें बताई गई है। एक 7 साल की लड़की किस तरह बच के अपना जान बचाया, ये सब लिखे हुए हैं। और ये कहानी है, कहानी और इसका चित्र दोनों बहुत मशहूर एक कलाकार है हमारे देश में, तोशी मारुकी जी। तोशी मारुकी जी उन्होंने लिखा है। वो खुद हिरोशिमा की दुर्दशा देखी है। 6 अगस्त को गिरे, 8 अगस्त को वे हिरोशिमा पहुंचे, क्योंकि वे लोग सब लोगों की मदद करना चाह रही थी। वहां पे सारी दुर्दशा देखी, उसके बाद उन्होंने ये चित्र खींची है और कहानी भी असली कहानी के ऊपर उन्होंने लिखी है। और इस पुस्तक के लास्ट में तोशी जी कहते हैं कि ये वो उसका कोई बच्चा नहीं था, तो मेरे पास कोई बच्चा नहीं है तो पोता भी नहीं, लेकिन मैं इस पुस्तक को अपने पोती के लिए वसीयत यानी चिट्ठी के रूप में मैंने लिखी है, ताकि ये दुर्दशा अपने पोती के साथ न हो जाए। तोशी जी अभी नहीं रही, मेरी उम्र है तोशी जी की पोती की चल पड़ती है, तो मैंने सोचा ये तोशी जी की जो अंतिम कामना है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने इस पुस्तक का अनुवाद हिंदी में किया है। बहुत तोमोको जी, आपने एक खास बात कही, शायद आप लोगों का भी ध्यान गया होगा। इन्होंने कहा कि जब मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूं, तो मुझे लगा कि मैं क्या दे सकती हूं। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग लेखन करते हैं तो हम लोग विषय ढूंढते हैं, लेकिन इनकी बातों से लगा कि हमें ध्येय ढूंढना चाहिए कि हम देते क्या हैं। लेखन को ध्येय की आवश्यकता होती है, ना कि विषय की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ध्येय है कि आपको देना क्या है सोसाइटी को, तो विषय खुद ब खुद आकार लेके आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि तोमोको जी के सामने आ गया। तोमोको जी, एक खास बात पूछना चाहता हूँ, कॉमिक्स है ना, तो इंडिया में जो कॉमिक्स है हम लोगों के लिए वो एक कॉमेडी है, चाचा चौधरी, रमन, बिल्लू, बांके लाल है हम लोगों के लिए। लेकिन मैंने पढ़ा है कि जापान में कॉमिक्स को बहुत सीरियस रीडरशिप वहां पे है, और वहां पे हर उम्र के लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं। तो आपने एक किताब जो लिखी है, ये जो मेरे हाथों में है, नीरव संध्या का शहर, साकुरा का देश, ये शायद कॉमिक्स का ही अनुवाद है। हाँ, ये कॉमिक्स आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताएं कि इंडिया में कॉमिक्स, एक तो आप ये 2 बात बता दें कि इंडिया से कैसे अलग है आपके यहाँ कॉमिक्स, क्या वो लिटरेचर का पार्ट है, क्योंकि इंडिया में बहुत गंभीर नहीं माना जाता कॉमिक्स को। तो ये आप बताएं। ये जो कॉमिक्स की संस्कृति है वो हमारे देश में जो स्थिति है, आप लोगों के देश में जो स्थिति है अलग है। कॉमिक्स यहाँ पे आजकल बदल रहे हैं, कॉमिक कॉन करके कोई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज्यादा कॉमिक के साथ सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखी जाती है। लेकिन हमारे देश में कॉमिक ये नहीं है। बहुत बड़े लोग, संपन्न लोग, ये कह सकते बच्चे से भी ज्यादा ये लोग शौक से पढ़ते हैं। क्यों?
क्योंकि उसका विषय सिर्फ मनोरंजन नहीं है, उसमें जो जीवन से संबंधित सभी विषयों को दिया गया है। जैसे प्रेम कथा है, सामाजिक समस्या है, राजनीति है, खेल कूद है, व्यंजन है, एक भी बचे नहीं। तो जैसे जो भी हो, इतिहास भी है, जो ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में। इसी जो कॉमिक के आधार पर हमें इतना गहरा ज्ञान और गहरी जानकारी बहुत मिल सकती है। जैसे हम साहित्य पढ़ के जानकारी रहती है, उसी रूप में कॉमिक के थ्रू हमारे देश में लोग ले लेते हैं। इसलिए ये कॉमिक भी उस हिस्से के कॉमिक है। तो इसमें भी वो हिरोशिमा की कथा है। इसकी विशेषता ये है, जो परमाणु बम गिरती हैं उसके बाद जो रेडिएशन का असर पड़ जाती है, वो रेडिएशन का असर पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित होते रहते हैं, उसकी कोई अंत नहीं होता है। पहली पीढ़ी जिसके साथ साक्षात आहत हुआ, दूसरी पीढ़ी जो मां के पेट में था, तीसरी पीढ़ी उसके जो बेटे, ये जो संतान वो चलता रहता है। इसलिए आज भी हिरोशिमा नागासाकी में आज तक हॉस्पिटल में या आज तक किसी बीमारी के साथ झेलने वाले बहुत है, वो भी हमारी उम्र की है। इसलिए हिरोशिमा नागासाकी का जो समस्या है, दूर जापान की कहानी नहीं है, हमारे साथ भी हो सकती है। क्योंकि हमारे हम उम्र के लोग अब भी झेल रहे हैं, ना सिर्फ बीमार का भेदभाव। जब वो शादी करना चाहते हैं, दूसरे लड़के से शादी करना चाहते हैं, लड़के रेडिएशन रहित है, तो उसके मम्मा पापा मना करेंगे, उस लड़के के साथ शादी नहीं कर। लेकिन उस लड़के के साथ कोई बीमार नहीं है। लेकिन आज भी कोई डॉक्टर ये नहीं बता पाते हैं रेडिएशन के साथ आप कब कैसे बीमार हो सकते हैं या ना हो सकते हैं, इसलिए सबके डर है। इसलिए मैं कहती हूँ, हम सब चाहते हैं, मेरे भी बेटी है, मैं सोचती हूँ बेटी की दुनिया में, बेटी के ज़माने में कभी युद्ध न छिड़ जाए, हम सब सोचते हैं। ये जो समस्या है एक निजी समस्या है, हमारी व्यक्तिगत कामना होती है ये जो परमाणु बम इस दुनिया से खत्म होना चाहिए। इसलिए इसमें भी ये बात कही हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह लोग झेल रहे हैं। और जो पहली कहानी में जिस लड़की के साथ परमाणु बम की आहत हुई, वो कुछ भी नहीं हुई थी वहाँ, तब कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन 10 साल बाद अचानक बीमार पड़ जाती है और उसके साथ इतना सारा दाना निकल आता है, बाल झड़ जाते हैं, पानी की उल्टी होती है, खून की उल्टी होती है, उस तरह तड़प के मरनी पड़ती है। वो भी उस लड़की के साथ शादी की बात तय हो गई थी, उसके नेक्स्ट साल में उस लड़की को ये अचानक भी बीमार पड़ गई। इस तरह की बहुत सारी कहानियां होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरह से अपनी बातों को, मुझे लगता है कि कहीं से भी समझ में कोई भी बाधा हल्की से भी मतलब नहीं है, और आप जितनी अच्छी तरीके से पूरी संवेदना के साथ अपनी बातें हिंदी में हिंदुस्तान को बता दे रही हैं, मुझे लगता है कि कई नए लेखकों के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए जो अपनी बात ठीक से शायद संप्रेषित कर पाते हैं या नहीं, उनके लिए आप नज़ीर हैं। आप एक मतलब आज तो मेरी प्रेरणा है, आप इसके लिए आपको मैं विशेष बधाई देता हूं श्रोताओं की तरफ से, इनकी जमानत, इनकी गारंटी लेके। हाँ, तो आप अच्छा, आप एक किताब आपने अनुवाद किया है, मैं देख रहा हूं, अंगुलियों का ऑर्केस्ट्रा। ये जो 3 था, हिरोशिमा का दर्द, मैं ढूंढ रहा हूं, और सारुका का देश, हाँ, अंगुलियों का ऑर्केस्ट्रा, ये शायद परमाणु विक्टिम से अलग है। ये किताब उन परमाणु पीड़ितों की पृष्ठभूमि से ये अलग किताब है। इसकी क्या पृष्ठभूमि है? क्योंकि आप इसलिए बताएं, और आपको जानना इसलिए भी रोचक है कि कोई अगर जापानी कथाओं का अनुवाद हिंदी में हो रहा है, तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि कैसे विषयों को लेके आप और भी चीजों को लेके आप आ रही है। क्योंकि हिंदुस्तान में
एक पीढ़ी जो है वो हम लोगों वाली पीढ़ी, क्योंकि मैं मॉडरेटर हूं इसलिए मैं बता दूं कि वो कैंपस और प्यार मोहब्बत पर ज्यादा लिख रही है, ऐसा आरोप लगता है। तो आपके माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे कि एक भारत के बाहर से आया हुआ कोई हिंदी पढ़ने वाली एक लेखिका, वो क्या लिख रही है, इसकी कहानी बताएं। अंगुलियों का ऑर्केस्ट्रा, इसकी क्या कहानी है, क्या कथानक है? मेरे एक इरादा ये था कि पहले मैंने हिरोशिमा का दर्द अनुवाद किया, ये बच्चे के लिए, 5वीं 6वीं कक्षा के बच्चे के लिए। उसके बाद ये नीरव संध्या जो अनुवाद किया वो दोनों हिरोशिमा पर है। लेकिन ये जो नीरव संध्या वाला, ये जो मैं युवकों के लिए किया है, क्योंकि आपने बताया जो 20-25 मुल्क के लोग हिरोशिमा नागासाकी की बात सुनने में ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उससे विमुख रहते हैं। अगर हम कॉमिक के रूप में इसको हम बताया जाए तो मैंने सोचा कि आकर्षित कर सके। ये जो इसका जो सिलसिले के ऊपर ये अंगड़ियों का ऑर्केस्ट्रा भी है, इसकी कहानी भी इतनी दिलचस्पी नहीं है, यानी दिलचस्पी तो है लेकिन इतना खुश की कहानी नहीं है। ये एक बधिर है, बधिर बच्चे की कहानी है। ये एक असली कहानी के आधार पर लिखी हुई है। हमारे देश में बधिर शिक्षा आज से 100 साल पहले कि बधिर बच्चे का जीवन कैसा था, ये एक ऐसी कहानी है। और उस समय एक बहुत ही मशहूर एक शिक्षक था, बधिर शिक्षा का शिक्षक। वो स्वयं बधिर नहीं था लेकिन बधिर शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यों? 100 साल पहले के हमारे देश में बधिर बच्चे एक जानवर की तरह रहते थे, उसका कोई महत्व नहीं समझते थे, एकदम उपेक्षा की जाती थी, एकदम जानवर थे। लेकिन वो बधिर स्कूल में जाने लगती हैं, तब वो सांकेतिक भाषा जो साइन लैंग्वेज होते हैं, हाथों से किया जाता है, साइन लैंग्वेज सीखने लगते हैं और उसके बाद वो अपनी इंसानियत से जागृत हो जाते हैं। अच्छा, मैं भी इंसान हूँ। पहले वो अपने को इंसान नहीं समझते थे। वो जन्मजात रूप से, जन्म से जो बधिर होता है, वो क्या होता है, इस दुनिया में भाषा जैसी चीज होती है वो भी पता नहीं है, तो उससे तब से शुरू करना पड़ता है। लेकिन वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। लेकिन स्कूल में उस जमाने सांकेतिक जो भाषा होती है उसको मना किया गया। सारे बधिर बच्चों को मुख से बोलने का जबरदस्त किया गया। वो मुख है, वो बधिर है, बोल तो नहीं पाते हैं, फिर भी इतना जबरदस्त किया गया, मुख से बोलना है, सांकेतिक भाषा आप लोगों को नहीं करना है। तो ये जो शिक्षक है कियोशी सर खड़े हो जाते हैं और बताते हैं ये जो सांकेतिक भाषा है वो बधिर बच्चे की मातृभाषा है, उसको आप लोग कैसे छीन ले सकते हैं। वो खड़े हो जाते हैं मातृभाषा के रूप में सांकेतिक भाषा की रक्षा करने के लिए। उसके बाद धीरे 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 सांकेतिक भाषा का स्थान बना बधिर की दुनिया में। आज हमारे जापान में उन लोगों की मेहनत के कारण हमारे देश में सांकेतिक भाषा बधिरों का अधिकार है। वाह, चलिए, कम से कम आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया कि भाषा केवल व्याकरण नहीं है। जहां पर कई बार हिंदी साहित्य में व्याकरण को लेकर युद्ध होता है, आपने बताया कि भाव की एक भाषा होती है और एक बधिर के लिए उसकी शारीरिक भाषा ही उसकी मातृभाषा है। यानी कि भाषा बिना व्याकरण भी अपना अस्तित्व रखती है। अगर आपके पास भाव है तो आपके पास भाषा है। हम व्याकरण और ग्रामर के राइफल निकाल के लड़ते रहते हैं। ये तो आपकी किताब की बात थी। हमारे पास अब समय कम है, थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, आप इंडिया में आई, भारत आई और हिंदी आपने पढ़ा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने भारत में किसी हिंदी लेखक को पढ़ा है जो आपको पसंद आए, जिनकी कहानियां आपके जहन में हो? मतलब अगर कहानी याद ना हो तो ऐसे आप किसी 2-4 ऐसे लेखक को बताएं जिनको आपने पढ़ा। लेखक में जो सबसे पसंद करती हूँ वो महादेवी वर्मा जी है। मेरा पीएचडी का विषय भी महादेवी जी है और महादेवी जी के
ऊपर मैंने उनके जीवन और साहित्य के बारे में जो लिखी है एक पुस्तक भी निकली है, महादेवी की विश्व दृष्टि करके। महादेवी जी मेरे लिए बहुत खास है। वो MA के समय में मैंने महादेवी जी की मुलाकात हुई, यानी आमने सामने साक्षात तो नहीं, उनके साहित्य से मेरा पूरा जीवन बदल गई है। वो महिलाओं को किस तरह रहना है, क्योंकि मैं यहाँ जब आई थी 52 में आई थी, तो आज से भी बहुत दुनिया जी, जी। मुश्किल थी, महिलाओं के लिए रहना मुश्किल थी। उस वक्त मैंने महादेवी जी को पढ़ा और हमसे भी इतना पहले उन लोगों ने क्या क्या बता दिया। महादेवी जी ने स्त्रियों को खड़े होना है, विदुषियों की क्या है कर्तव्य क्या होता है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। तो सब कुछ बहुत 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 धन्यवाद। हमारी पीढ़ी को जानना चाहिए कि हमारे आदर्श कहाँ कहाँ हैं और हमें कहाँ से सीखना है। ये बात आपने कहा कि जीवन बदला, तो कई बार लेखन नियति को बदल देने वाला मंत्र भी होता है। ये हम तोमोको के माध्यम से जान रहे हैं। आप बताएं एक बात, क्या आपकी अब इच्छा है, चूंकि आप हिंदी इतना अच्छा बोल लेती हैं, लिख लेती हैं, और तो भारत का जो समाज आप देख रही हैं, या कभी मन में आता है कि हिंदुस्तान की कोई मूल कहानी लेके कोई आप किताब लिखें, कोई कहानी लिखें, या उस संस्मरण लिखें जो आप भारत आई 92 से लेकर अब तक का जो जीवन आपकी यात्रा रही पढ़ने लिखने की, जीवन की, तो ये आपके मन में आता है कि हिंदी में मूल रचना मुझे हिंदी में कभी करनी है। मैं भारत आई हूँ, है ना, ओरिजिनली हाँ हिंदी में ही कभी कुछ लिखना हो, ऐसा क्या आपका कभी मन है? आगे कुछ तो बताएं हम लोगों को। हाँ, मैं निबंध तो लिख लेती हूँ और कुछ निबंध तो लिख लेती हूँ सामाजिक समस्या के ऊपर। जैसे हमारे देश में 2011 में बहुत बड़ा भूकंप आया और परमाणु संयंत्र हमारे देश में खराब हो गया। वो मेरे गांव है, मेरा जन्म स्थान है, वहाँ पे परमाणु संयंत्र खराब हो गया है। आप जहाँ मैं रहती थी वो देखने में समान है, लेकिन अगर आप गाइगा मीटर लेके जाएंगे तो रेडिएशन का जो डिग्री आप लोग देखेंगे, हम डर जाते हैं, लेकिन रहने को विवश है। सरकार कहते हैं रह सकते हैं, अभी तुरंत कोई असर तो नहीं आने वाले हैं। मतलब यहाँ के जैसा ही वहाँ भी सरकार कहता है कि रह सकते हैं। नहीं, हम लोग फास्ट समझते हैं ना थोड़ा, हर जहाँ बाहर ऐसे को ही है, क्योंकि कोई भी अपना क्या कह सकते हैं, बहुत मुसीबत है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम यही हम लोग समझ सकते हैं। तो काशी और क्योटो की जो आपने यात्रा अभी तक देखी है ना, मैं पूरब से आता हूँ, पूर्वांचल से काशी और क्योटो, हाँ अब तो दोनों मौसेरी बहन हो चुकी हैं। तो तोमोको जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। और हमने कि तोमोको ने अपनी पूरी आधे घंटे की बातचीत में इनकी जो एक चिंता जो मूल में थी वो ये थी कि युद्ध सब कुछ खत्म कर देगा, हमें युद्ध से बचना चाहिए। इनकी हर बातचीत में वो चिंता बहुत केंद्र में थी। और इन्होंने भले ही और भी विषयों की किताब पर बात की, लेकिन मूल चिंता यही थी कि हमें दुनिया को खूबसूरत बनाना है, तो इन हथियारों से पार जाना होगा, इन हथियारों को, इन लोहों को गला के उसके फावड़े बनाने होंगे। तोमोको, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हुई। हम हिंदी की ओर से आपको प्रणाम करते हैं, आपको बधाई देते हैं और आपको शुभकामना देते हैं कि आप मूल रूप से हिंदी की कोई किताब हिंदुस्तान की समाज को देखते हुए, यहाँ की दुनिया को देखते हुए लिखें और उसको हम लोग जरूर पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।